जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एक वर्दी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और समय की डिमांड भी यही है कि आप इस समय मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही प्यारा वीडियो। हिंदी का यह वीडियो आपको एक नंबर दिलाने के लिए काफ़ी है। इसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह से हमेशा से ही यूपी पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आता है। कभी कभी तो इस चैप्टर से दो प्रश्न भी पूछे गए। 2 प्रश्न मतलब 4 अंक, 1 प्रश्न मतलब 2 अंक। 1 नंबर से इंसान बाहर हो जाता है। अगर आपने ध्यानपूर्वक 20 मिनट आपने मेरी बातों को सुन लिया तो आपका 1 नंबर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने कलात्मक तरीके से मैं आपको बताता हूं और आपके दिमाग में इसको बैठा दूंगा। आइए देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। क्या अर्थ होता है? रुकना, रुकना या ठहरना। तो प्यारे मित्रों, जब भी हम लोग किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करते समय हम लोग जब आराम करते हैं, वो आराम कैसा होगा? ध्यान से सोचिए। कभी कभी हम पल भर के लिए रुकते हैं, कभी हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, कभी हम हमेशा के लिए रुक जाते हैं, उस काम को नहीं करते, या फिर वो काम पूरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे चिन्ह लगाए जाते होंगे? तो मैं 2 बातें बोलता हूं, राम लक्ष्मण और सीता। राम लक्ष्मण और सीता। तो राम लक्ष्मण के बीच में अगर मैं कोई चिन्ह न लगाऊं तो राम लक्ष्मण एक भी नाम हो सकता है। और राम लक्ष्मण के बीच में अगर मैं कॉमा लगा दूं तो क्या होगा कि राम अलग हो जाएंगे, लक्ष्मण अलग हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि एक चिन्ह के द्वारा पूरे वाक्य के अर्थ को बदल दिया जाता है। तो वो चिन्ह कौन से होंगे जिसके आधार पर हिंदी में आप 1 नंबर हासिल करेंगे? आइए उन बहुमूल्य 20 चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चिन्ह में आखिर क्या खास है। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी बीच में बात को समाप्त होने पर रुकता है या रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम लोग आगे कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी निर्धारित की? 20। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है ऐसा मानते हैं। दोस्तों हिंदी में जब कोई वाक्य पूरा होता है तो वहां लगता है पूर्ण विराम, लेकिन अंग्रेजी में जब कोई वाक्य पूरा होता है तो उसको हम लोग लगाते हैं, अंतिम चिन्ह होता है फुल स्टॉप। यही अंतर है अंग्रेजी और हिंदी में, अंत में पूर्ण विराम और अंत में फुल स्टॉप। तो यही अंतर है। बाकी सारे चिन्ह अंग्रेजी और हिंदी में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। आइए और भी देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग पढ़ें कि एकदम आसानी से ये चैप्टर आ जाए। आइए उन 20 चिन्हों में से मैं पहला चिन्ह आपको समझाता हूं, अल्प विराम। अल्प विराम कहने का मतलब होता है कॉमा। जहां व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुकता है या फिर उसे रुकना पड़ता है तो वहां पे हम लोग जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्प विराम। देखो मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि जब हम लोग बहुत कम समय के लिए रुकेंगे, तो वहां पे अल्प विराम, उससे ज्यादा रुकेंगे अर्ध विराम, पूरी तरह से रुकेंगे पूर्ण विराम। तो तीनों चिन्हों का अपना अपना यूज है। कहने का मतलब है कि कहां पे लगेगा अल्प विराम, कहां पे लगेगा अर्ध विराम, कहां पे लगेगा पूर्ण विराम, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां लगाया जाता है अल्प विराम चिन्ह। देखिए कहने का मतलब है कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रुक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब हम लोग 2-3 नाम को एक साथ लिख दें,
जैसा कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और दशरथ जी। कहने का मतलब ये जो शुरू में मैंने 4 नाम लिए इनको अलग अलग करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो ये जो 1 2 3 4 जैसे मैं लिख रहा हूं, 1, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, तो ये देखिए अगर मैं कॉमा ना लगाऊं, अगर यहाँ पे कॉमा ना लगाऊं तो ये क्या, और 5। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये अलग है कि एक ही में है, अलग है कि एक ही में है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अब ये अलग हो गया ना, तो चिन्हों का बड़ा प्रभाव है। अल्प समय के लिए जहां पे रुकना पड़ता है वहीं पे लगाते हैं हम लोग अल्प विराम चिन्ह। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम, और पूर्ण जब छंद पूरा, एक चरण पूरा समाप्त हो जाता है दूसरा चरण, तो वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, देख रहे हैं ना, शुरू में ये जो 3 नाम है यहाँ पे इनको अलग दर्शाने के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे इनको अलग दर्शाने के लिए हम लोगों ने जो चिन्ह लिया है वो अल्प विराम चिन्ह है। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, मतलब इस सभी अलग अलग हैं, इनके अलगाव को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीना बाजार से सेब, अनार, संतरे, केले लाई, तो ये वाला एकदम आराम से समझ में आया। हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, छोटा सा रुकावट था, हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, नहीं मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकावट। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। शादी में अजय, करण, प्रशांत और दीपक आए। उसी तरह से सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। कहने का मतलब जब कभी भी वाक्य में कम समय के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम, उससे थोड़ा ज्यादा रुकना रहे, जैसे कि मैं बोलता हूं आओ, बैठो, खाओ और लेके भी जाना है तुमको, तो मतलब आराम से, मतलब थोड़े टाइम तक के लिए रुकना है, तो वहां पे क्या लगेगा, अल्प विराम नहीं लगेगा, वहां लगेगा अर्ध विराम। जहां बहुत ही अल्प टाइम के लिए रुकना पड़े वहां पे लगेगा, कुछ देर के लिए रुकना पड़े वहां पे लगेगा क्या, अलग दर्शाना हो, वहां लगेगा अल्प विराम। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम कहना है जहां अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना की आवश्यकता पड़ती है, कम रुकना पड़ता है, वहां पे जो चिन्ह लगता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। दोस्तों एक बात और बताता हूं, पेपर में इतनी गहराई से नहीं पूछा जाता, पेपर में चिन्ह देके उसका नाम पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में कि ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है। तो आपको अगर चिन्ह भी याद है तो आपका 1 नंबर कहीं दाएं बाएं नहीं जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा चिन्ह है, तो बस अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा, अगर पढ़ा है तो आएगा। अगर आपको पता है कि ये चिन्ह क्या होगा तो कमेंट करके पहले ही आप मुझे, अगर नहीं पता है तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा चिन्ह है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जहां अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अर्ध विराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लगेगा कि वाक्य अब पूरा ही हो गया है लेकिन फिर से वो बोलना चालू कर देगा, तो वहां पे क्या लगेगा, अर्ध विराम। जैसे चांदी बहुमूल्य धातु है ये बताता है कि अब वाक्य पूरा हो गया था लेकिन उसने फिर बोल दिया, पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। मोहन बाजार से घर गया, लग रहा था कि अब खत्म हो गया लेकिन फिर वो बोलने लगा। नहाया और नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और स्कूल चला गया। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि वाक्य समाप्त हो गया लेकिन जो करता है वो फिर बोलने लग रहा है नायक। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सूर्योदय हो गया, देखिए लग रहा था कि पूरा, लेकिन चिड़िया चहचहाने लगी और कमल खिल गया। कहने का मतलब सूर्यास्त तो हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दोस्तों आप देख रहे होंगे लगातार जैसे लग रहा है कि वाक्य समाप्त हो गए लेकिन फिर से वाक्य में आगे बढ़ जा रहा है खेल। तो जहां पर कि कुछ देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्ध विराम,
पल भर के लिए रुकना हो, अल्प विराम। कहने का मतलब है अब इससे भी बड़ा खेल होगा यहाँ पे पूर्ण विराम। जब कोई हिंदी का वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां पे एक खड़ी पाही कहने का मतलब है वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम। आइए मैं एक बार फिर से आपको पूरी तरह समझा दूं। जहां कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम, उससे ज्यादा रुकना पड़ता है अर्ध विराम, पूरी तरह से रुकना पड़ता है पूर्ण विराम। आइए देखते हैं हम लोग ध्यान से फिर से इसको कि पूर्ण विराम क्या है। देखिए, वाक्य की समाप्ति पर रुकते हुए, मतलब जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां पे जो चिन्ह लगाया जाता है रुकने के लिए कि अब पूरी तरह से वाक्य समाप्त हो गया है, तो वहां पे जो चिन्ह लगता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। ये तो बच्चे को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक 3 पढ़ लिया है, एक अल्प विराम, एक अर्ध विराम, एक पूर्ण विराम। उम्मीद है कि तीनों समझ में आ रहा होगा। जहां पल भर के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम, जहां उससे ज्यादा रुकना पड़े थोड़ी देर के लिए लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े तो वहां पे अर्ध विराम, जहां पूरी तरह से वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम। अंग्रेजी में जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां फुल स्टॉप। कितने हैं विराम चिन्हों की संख्या? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो ये है 20। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हर कोई जानता है। जब कभी किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है कि प्रश्न किया जा रहा है तो वहां पे जो चिन्ह लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य। और इससे वाक्यों की समाप्ति पे जो चिन्ह लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यही है, ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं, जैसे राकेश दिल्ली कब जा रहा है, कब। तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ, कैसे। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, किस। तो कहने का मतलब जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हम लोग देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह एक खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु लगेगा। अगर ये बिंदु लग गया तो कहने का मतलब है कि ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। जैसे कि इसमें मैं उदाहरण लेता हूं, साथियों, जैसे हे राम, ओह मेरा पैर कीचड़ में पड़ गया। जब ऐसी कोई शब्दावलियां होती है जहां पे अत्यंत शोक प्रकट किया जाता है, अत्यंत दुख प्रकट किया जाता है, अत्यंत खुशी प्रकट की जाती है, वाह धोनी ने छक्का मार दिया, तो वाह के बाद जो एक संबोधन वाला चिन्ह आता है उसे हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का संकेत यही होता है, ध्यान में बैठा लीजिएगा। ध्यान से देखते हैं हम लोग फिर से आगे कि अरे तुम पढ़ चुके, अजी सुनती हो, वाह कितना सुंदर पोशाक है, वाह कितना सुंदर लड़का है, वाह कितनी सुंदर लड़की है। लेकिन अगर हाँ 2 बार बोलेंगे तो पहले बार जैसे वाह, अगर फिर मैंने वाह बोल दिया तो दूसरी बार वाले वाह में 2 संबोधन चिन्ह लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कहा जाता है तो कहा, जयशंकर प्रसाद ने कहा, उन्होंने सुना और मैंने कहा। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के बारे में क्या कहा, गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। महेश, मैं गोमती नगर रहता हूं। कहने का मतलब जब कोई वाक्य कहा जाता है तो योजक चिन्हों से कुछ बड़ा चिन्ह, कहने का मतलब है एक ऐसा चिन्ह लगाया जाता है निर्देशक कहने के बाद। लेकिन हाँ यही चिन्ह थोड़ा छोटा रहे और 2 विलोम शब्दों जैसे माता पिता, भाई बहन, लंबा छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे बीच में रहे तो इसे योजक पढ़ा जाता है। ये थोड़ा बड़ा रहे और किसी के कहने के सेंस में आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं निर्देशक चिन्ह। दोस्तों एक बार रिकॉल कराता हूं हल्का सा, ध्यानपूर्वक हम लोग देखते हैं। तो ये चिन्ह कौन सा था, ये चिन्ह कौन सा था, ध्यान से बताइए, अल्प विराम। ये कौन सा था, अर्ध विराम। ये कौन सा था, पूर्ण विराम। ये कौन सा था, प्रश्न। ये कौन सा था, ये चिन्ह था आपका, देखिए फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये है अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, ये है पूर्ण विराम, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है विस्मयादिबोधक और ये है निर्देशक। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है एकदम आराम से? अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। चैप्टर बड़ा ही आसान है
बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी के बात को ज्यों का त्यों लिखना रहे, ज्यों का त्यों, जैसे उसने बोला वैसे ही लिखना हो, तो वहां जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। किसी की कथन को ज्यों का त्यों, जैसे डॉक्टर राव ने कहा जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो उनकी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम लोगों ने जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया है वो क्या है, उद्धरण चिन्ह है। मैं डॉक्टर वत्स की मधुशाला पढ़ी, मैंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी है। जैसे कि किसी की बातों को जब सेम टू सेम लिखना रहे या फिर किसी एक शब्द पे बहुत जोर डालना रहे, तो वहां पे क्या डाला जाता है, उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। आइए देखते हैं योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक शब्दों, विलोम शब्दों, तुलनावाचक शब्दों के बीच में किया जाता है। मैंने अभी बताया था, जैसे सुख दुख के बीच में ये जो चिन्ह लग रहा है इसको हम लोग कहेंगे योजक चिन्ह। जीवन मरण के बीच में जो चिन्ह लग रहा है इसको हम लोग योजक चिन्ह। दूर दूर, जैसे चांद सा चेहरा, भूखा प्यासा, जीव जंतु, आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे चिन्हों से परिचित होते हैं, बस एक बार रिकॉल करने की जरूरत होती है। तो क्या आपको योजक चिन्ह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं हम लोग, बस हम एक नंबर के अब एकदम नजदीक पहुंच गए। विवरण चिन्ह, जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई निबंध लिखते समय संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब प्रकारों का वर्णन करना हम लोग कोरोना से बचने के लिए निम्न तरीके हैं, मतलब कई तरीकों का वर्णन करने के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। समझ में आ रहा है ना? विवरण चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। यहाँ पे होता है कोष्टक, हम लोगों के पेपर में आता है छोटा कोष्टक, और छोटे कोष्टक का जो प्रयोग होता है किसी भी शब्द के अर्थ को पूरी तरह से समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं। आइए दिखाता हूं कैसे होता है छोटे कोष्टक का प्रयोग। कहने का मतलब, दशहरे के अवसर पर दशानन। अब दशानन का शब्द का अर्थ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा कोष्टक का प्रयोग करके उसके नाम के आगे लिख दिया गया रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धर्मराज, धर्मराज बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसलिए उनको फिक्स करने के लिए युधिष्ठिर लिख दिया गया। जैसे देखिए लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को हम लोग संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए, किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए हम लोग जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश, अब इसको छोटा करना हो तो इस चिन्ह को लगा दिया और ये हो गया छोटा। ये जो गोला बना है छोटा सा, इसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंजीनियर, एमए। हंस पद या त्रुटि पद, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। कहने का मतलब है जब हिंदी लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके इस चिन्ह के ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे मोहन बाजार से सामान छूट गया था तो इसने क्या किया? त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया, उसके ऊपर लिख दिया। राम कल ही दिल्ली जाएगा, राम कल ही कहाँ जाएगा? राम कल ही दिल्ली जाएगा। मैंने तुमसे वो बात बताई थी, मैंने तुमसे वह बात बताई थी। आगे देखते हैं हम लोग, समता सूचक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह। समता सूचक चिन्ह कहने का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए उसमें बराबरी का भावबोध कराने के लिए समता सूचक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बराबर का चिन्ह होता है। जैसे बिडौजा इंद्र, पंकज कमल, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची चिन्हों को लिया गया है। ये सब एक समान होते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इनके बीच में जो चिन्ह लगा है वो समता सूचक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह है। आगे देखते हैं उपविराम। उपविराम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये कौन सा चिन्ह है, तो ये उपविराम का चिन्ह है। उपविराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तब उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं उपविराम चिन्ह, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। उदाहरण, राम सो गया, देख रहे हैं ना, इसको अलग लिखना है। प्रदूषण एक अभिशाप। कहने का मतलब अलग भाव दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे गए किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए या बचाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग,
लोप चिन्ह या पद लोप चिन्ह कहने का मतलब है कि लोप चिन्ह क्या होते हैं, पद लोप चिन्ह क्या होता है। बहुत बड़ा वाक्य है, उस वाक्य में बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो उस चीजों का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोप सूचक चिन्ह प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक की गिनती लिखनी है तो 1 2 3 4 5 लिखते लिखते डॉट 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 दे करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग रिक्त स्थान भी कह सकते हैं। तो इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं लोप सूचक चिन्ह, पद लोप चिन्ह भी कहते हैं। देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका प्रयोग छंद लिखते समय इसको हम लोग गुरु के नाम से पढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे एक ही मात्रा को बड़े लंबा खींच देना, जैसे राम श्याम, तो वहां पे जो चिन्ह प्रयोग होता है ये चिन्ह होता है गुरु का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है 2 मात्रा। कहने का मतलब आगे देखते हैं हम लोग समाप्ति सूचक चिन्ह। जब कोई किताब देखेंगे आप वो समाप्त हो गया रहता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ऐसे होता है जब कोई बहुत ही लंबा कथा लिखा जा रहा है और वो कथा समाप्त हो गई है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह है ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? समाप्ति सूचक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहानी, लेख, पुस्तक समाप्त हो जाने पर किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं टीका या तारक सूचक चिन्ह। टीका कहने का मतलब है किसी भी शब्द पे जोर देने के लिए, मतलब पहले तो अंडरलाइन किया जाता था, लेकिन इस पूरे वाक्य में महात्मा गांधी पर जोर देने के लिए हम लोगों ने टीका या तारक सूचक चिन्हों का क्या कर दिया है? प्रयोग किया है। आगे देखते हैं पाद बिंदु। कहने का मतलब है पाद बिंदु का प्रयोग फारसी और अरबी शब्दों में किया जाता है। इसे नुक्ता भी कहा जाता है। ऐसे चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप आसानी से फारसी भाषा के शब्दों को पकड़ पाए, जैसे जहीर, वकील, जहर, फैसला, ये सारे चिन्ह जो होते हैं ये फारसी भाषा में चले जाते हैं। उम्मीद है ये 20 चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पेपर में अगर दिखेगा तो आसानी से कर देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिएगा। पहला, ये चिन्ह कौन सा है? दूसरा, ये चिन्ह कौन सा है? तीसरा, ये चिन्ह कौन सा है? चौथा, ये चिन्ह कौन सा है? और पांचवा, ये चिन्ह कौन सा है? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो पांचों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दें। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर 1 नंबर आपने सच में इस वीडियो से सीखा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।